मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स क्लास 12th का चैप्टर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो बेसिक जेनेटिक्स थी उसको पढ़ा था। आज हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेंडल का जीवन परिचय एवं उसके कार्य और उसके एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उनका जीवन परिचय। ठीक है, पहले अपन पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय, दूसरा अपन पढ़ेंगे उनके कार्य, तीसरा अपन पढ़ेंगे उनके एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, मेंडल का जीवन परिचय। ठीक है, मेंडल को पादरी कहते हैं, पादरी यानी कि फादर। ठीक है, पादरी ये एक मैथमेटिशियंस थे। ये एक मैथमेटिशियंस थे। इनका जन्म जो हुआ था 22 जुलाई 1822 में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थल है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो देश है उसमें हेजिनड्रेफ में एक विलेज है सेलिसिलिया। ठीक है, सेलिसिलिया विलेज में हुआ था। ठीक है, और पादप जिन पर इन्होंने कार्य किया था, प्लांट कौन सा था जिन पर इन्होंने कार्य किया था, वो प्लांट था आपका गार्डन पी। कौन सा प्लांट था? गार्डन पी, जिसे अपन कहते हैं पाइसम सेटाइवम। याद रखने वाली चीज़ें हैं क्योंकि बहुत सी बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मेंडल का जीवन परिचय। ठीक है, और इसमें गुणसूत्र कितने थे? 2n = 14। ठीक है, सो अपन एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मेंडल को अपन पादरी कहते थे। ये एक मैथमेटिशियंस थे। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। जन्म स्थल ऑस्ट्रिया के एक हेजिनड्रेफ सिटी के सेलिसिलिया विलेज में हुआ था। प्लांट्स जिन पर इन्होंने कार्य किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो है गार्डन पी, जिसको पाइसम सेटाइवम कहते हैं। ठीक है, और 2n = इसमें 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अपन मेंडल का जो जीवन परिचय था ये था। अब अपन देखते हैं मेंडल का वर्क ड्यूरेक्शन। ठीक है, ठीक है, मेंडल ने कितने साल काम किया? तो अबाउट 7 ईयर्स। कितने ईयर्स? 7 ईयर्स। अबाउट 7 ईयर्स इन्होंने काम किया था। लगभग 1856 से 1863 के बीच में इन्होंने काम किया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत सी बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वर्क ड्यूरेक्शन बताइए मेंडल का। ठीक है, 1856 से 1863 के बीच में इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेंडल ने पी प्लांट्स के जो कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे। अब उनका कार्य के बारे में अपन बात करेंगे। तो मेंडल ने जो पी प्लांट्स हैं यानी कि पी प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे, उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों को लिया था। 7 कैरेक्टर्स लिए थे। ठीक है, 7 विपर्यासी लक्षण में से पहला उनका जो कैरेक्टर था वो था आपका, पहला जो कैरेक्टर्स था वो था प्लांट हाइट। क्या था? प्लांट हाइट। ठीक है, दूसरा जो कैरेक्टर था वो था आपका फ्लावर पोजीशन। ठीक है, तीसरा जो कैरेक्टर था वो था फ्लावर कलर। ठीक है, चौथा जो कैरेक्टर था वो था पॉड कलर, फली का कलर है ना। और पांचवा जो कैरेक्टर था वो था पॉड शेप यानी कि फली की आकृति। ठीक है, नेक्स्ट छठा जो कैरेक्टर था वो था
सीड कलर, बीज कौन से कलर के हैं, ठीक है। सातवां जो कैरेक्टर था लास्ट वो है सीड शेप, यानी कि बीज किस आकार के थे। ये थे आपके मेंडल के 7 कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसके आधार पर इन्होंने जो है वो डिसाइड किया था कि पाइसम सेटाइवम यानी कि पी प्लांट्स में ये कैरेक्टर है और इन पर मुझको स्टडी करनी है, ठीक है। अब अपन देखते हैं प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में क्या है कि प्लांट हाइट में प्लांट की जो हाइट है वो लंबी है या ड्वार्फ है, या बीच की है या ड्वार्फ है, ठीक है। ये प्लांट हाइट है। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशंस क्या है उसके बारे में, एक्साइल पोजीशन है या फिर टर्मिनल पोजीशन है। तो फ्लावर पोजीशन है, एक्साइल पोजीशन है या टर्मिनल है, ठीक है। दूसरा है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में या तो आपका वाइट कलर है या वॉलेट कलर है, ठीक है, वॉलेट कलर है या वाइट कलर है, ठीक है। इसके अलावा आपका चौथा जो कैरेक्टर है वो पॉड कलर, यानी कि पॉड कलर में ग्रीन कलर है या येलो कलर है। पॉड यानी कि फली का जो कलर है वो ग्रीन है या येलो है, ठीक है। पॉड शेप, पॉड शेप में क्या होता है कि फूल है या कंसिस्टेंस है। एंड इस पॉड शेप के बाद अपन बात करते हैं, ठीक है, सीड कलर। सीड कलर में क्या है कि सीड कलर जो है वो आपका येलो है, सीड कलर आपका येलो है या ग्रीन है, ठीक है। और सीड शेप कौन सा है, राउंड है यानी कि गोल है या फिर रिंकल्ड है ना, जुड़ियाँ पड़ी हुई है यानी कि जुड़ीदार है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मटर के पौधे का चयन करने का कारण, यानी कि मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ मटर के पौधों का चयन क्यों किया। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं कि मटर के पौधे का चयन क्यों किया। तो चयन क्यों किया, वो मटर के पौधे का चयन किस आधार पर किया वो देखते हैं। सबसे पहले कई लक्षणों का विपर्यासी गुणों युक्त पाए जाना, यानी कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। कई विपर्यासी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं मटर में, विपर्यासी गुणों का पाया जाना, ठीक है, क्योंकि जब विपरीत कैरेक्टर्स होते हैं तभी एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा सा मज़ा आता है। सो इस वजह से उन्होंने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को चुना। प्राकृतिक रूप से स्वपरागण, यानी कि जो मटर का पौधा होता है उसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से स्वपरागण, ठीक है। परंतु परपरागण भी संभव हो सकता है इसमें, परंतु परपरागण भी संभव है क्योंकि ये जो पौधा होता है, ये जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है। क्या होता है, द्विलिंगी, ठीक है। यानी कि विपर्यासी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं इसमें और प्राकृतिक रूप से स्वपरागण परंतु परपरागण भी इसमें संभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कम अवधि का जीवन चक्र होता है, यानी कि इसमें जीवन चक्र जो है कम अवधि का जीवन काल, यानी कि पौधे का जीवन काल कम अवधि का होता है, लगभग 2 से 3 मंथ, ठीक है। प्रत्येक पादप से अधिक संख्या में संततियों का पैदा होना, ठीक है। और प्रत्येक पादप से अधिक संततियों का पैदा होना, यानी कि एक से ज़्यादा संतति पैदा हो सकती है, ठीक है। और छोटे आकार का प्लांट है, कौन से आकार का प्लांट है, छोटे आकार का, ठीक है। इस कारण से उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मेंडल के जो कार्य हैं उनको सन 1900 तक पहचान नहीं मिली थी, यानी कि 1900 तक मेंडल के कार्यों को कोई भी पहचान नहीं मिली थी, सन 1900 तक, ठीक है। सन 1900 के बाद जो हैं, सन 1900 के बाद 3 वैज्ञानिक जो हैं वो आए थे और उन्होंने मेंडल के कार्यों को पहचान दिलवाई थी। और सबसे पहले सन 1900 तक मेंडल के कार्यों को कोई पहचान नहीं मिली थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेंडल जो हैं वो गणितज्ञ थे। क्या थे, एक गणितज्ञ थे। सांख्यिकी चिन्हों का उन्होंने सूत्रों का ज़्यादा प्रयोग किया था। अन्य जीवा पादपों पर समान परिणाम नहीं मिले थे और बाकी जिन वैज्ञानिकों ने इनके आधार पर जो प्रयोग किए थे उसके आधार पर इनको अन्य परिणाम समान नहीं मिले थे। और गरीबी के कारण अपने कार्य का इन्होंने विस्तृत से अध्ययन नहीं किया, गरीबी के कारण भी, ठीक है।
और समसामयिक वैज्ञानिकों जैसे डार्विन तथा लेमार्क की अधिक लोकप्रियता थी। यानी कि उस टाइम में जो डार्विन और लेमार्क डार्विन और लेमार्क जो हैं अधिक लोकप्रिय थे, तो इन पर जो है किसी ने ध्यान नहीं दिया मेंडल पर। ठीक है, अब 1900 के बाद, सन 1900 के बाद तीन वैज्ञानिकों ने इनके कार्यों की रीडिस्कवर किया इनके कार्यों को। 1900 में रीडिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक थे, वो तीन वैज्ञानिक थे। पहले जो थे वैज्ञानिक थे वो थे फर्स्ट, जो जिन्होंने मेंडल के कार्यों को वापस रीडिस्कवर किया 16 साल बाद, कितने 16 ईयर्स बाद। ठीक है, तो वो थे पहले आपके कार्ल कॉरेंस। ठीक है, इन्होंने मक्का पर कार्य किया था, जर्मनी के हैं, कहाँ के, जर्मनी। ठीक है, और दूसरे जो वैज्ञानिक थे वो थे ह्यूगो डे व्रीज, हॉलैंड के थे, वो थे ह्यूगो डे व्रीज, ये थे हॉलैंड के। ठीक है, प्रिमरोज पर कार्य किया था इन्होंने। मेंडल के निष्कर्ष को फ्लोरा नामक पत्रिका में पुनः प्रकाशित करवाया था। ठीक है, इन्होंने। तीसरा जो वैज्ञानिक था वो थे एरिक वॉन शेरमार्क। कौन थे? एरिक वॉन शेरमार्क। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने विभिन्न पुष्पी पादपों पर कार्य किया था। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि मेंडल का जो कार्य है वो ऑथेंटिक वर्क माना जाता है, यानी कि विश्वसनीय वर्क क्यों माना जाता है? मेंडल का जो कार्य है वो ऑथेंटिक माना जाता है, यानी कि ऑथेंटिक वर्क माना जाता है। विश्वसनीय कार्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांख्यिकी तथा गणितीय सूत्रों का इन्होंने यूज़ किया था। किन किन सूत्रों का यूज़ किया था? सांख्यिकी एंड गणितीय। ठीक है, पहला तो है सांख्यिकी एंड गणितीय सूत्रों का यूज़ किया था। ठीक है, दूसरा है प्रयोगों पर आधारित था, एक्सपेरिमेंटल वर्क था। और तीसरा है आपका कि लार्ज सैम्पलिंग साइज़, जिसमें कम त्रुटियां मिलती है। लार्ज सैम्पलिंग साइज़, थी, है ना। कार्य ऑथेंटिक क्यों माना जाता है? पहला सांख्यिकी और गणितीय सूत्रों का यूज़ किया, एक्सपेरिमेंटल था उनका कार्य, एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था। और तीसरा है लार्ज सैम्पलिंग साइज। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट उनके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, मेंडल द्वारा किए गए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं। पहला है उनके एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। एक लक्षण, एक जीन की वंशांगति होती है इसमें, एक लक्षण या एक जीन की वंशांगति। दूसरा है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस, दो जीन या दो लक्षणों की वंशांगति होती है। और तीसरा है ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि 3 जीनों की वंशांगति का इसमें अध्ययन किया जाता है। अब अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, एक एक करके अपन बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। सो थैंक यू, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।